वेलकम स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल क्लियर ब्रेन डाउट पे। तो काफ़ी समय से हमने इस पे वीडियो नहीं डाली, लेकिन अब हम फिर से इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 12 की जो सेकंड पार्ट है आपका फिजिक्स का सेकंड बुक जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपके मार्च अप्रैल में बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको प्रिपरेशन के लिए हम ये एक तरीके का क्रैश कोर्स टाइप में हम आपको वीडियोस जो है अवेलेबल कराएंगे। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं, क्योंकि इस बार सिलेबस कोविड की वजह से रिड्यूस कर दिया गया है 30%, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए आपको उन्हीं टॉपिक्स को बताएंगे जो कि एग्जाम पर्पज से आपके इम्पोर्टेंट हैं और उन पर किस तरीके के क्वेश्चंस और किस तरीके के जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, हम उन सबको इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से आप रेगुलर जुड़े रहिए और अब इस पर आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो 12th का जो सेकंड बुक है हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट बुक पे आएंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ने फर्स्ट बुक को कवर अप कर लिया होगा, तो इसलिए हम सेकंड बुक पे आते हैं। तो सेकंड बुक का जो सबसे पहली यूनिट है वो ऑप्टिक्स है, यानी कि प्रकाश की है, और उसका जो सबसे जो टॉपिक है वो जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए है आपका प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे पहले आपकी जो बुक्स है उनमें प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण लेके टॉपिक है, चैप्टर है, वो आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपका जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है, तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें दो टॉपिक हैं, इनको हम समझेंगे। तो किस तरीके से ये प्रकाश का अपवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ बेसिक जो चीजें हम उनको जान लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, माध्यम होते हैं, माध्यम यानी कि मीडियम। माध्यम का मतलब होता है कि देखिए इसमें जो प्रकाश है, प्रकाश क्या है, एक तरह की तरंग है। तो लाइट इज अ वेव। सो प्रकाश क्या एक तरंग है, और प्रकाश की जो चाल होती है, आपने पढ़ा होगा निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसे c से लिखते हैं, उसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। ये जो प्रकाश की चाल होती है वो किसमें होती है, निर्वात में या हवा में। किसमें होती है ये, निर्वात यानी कि वैक्यूम या एयर में होती है, ठीक है। तो ये प्रकाश की चाल निर्वात और वैक्यूम में होती है। बट क्या होता है कि जब प्रकाश की चाल किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, ठीक है। यहाँ माध्यम से क्या मतलब, जैसे माध्यम का मतलब आपका मीडियम पानी हो सकता है। जब प्रकाश की जो वो है, प्रकाश जो है हवा से या वैक्यूम से पानी में जाए, वाटर में, या कांच में जाए, ठीक है, या किसी और तरीके के मीडियम में वो एंटर करता है, तो प्रकाश की चाल क्या होती है, वो बदल जाती है। और वो किस तरीके से बदलती है वो एक फैक्टर पे डिपेंड करती है। उस फैक्टर का नाम होता है आपका अपवर्तनांक। क्या होता है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को लिखते हैं n से। तो ये किसी भी माध्यम का एक तरह की प्रॉपर्टी है, यानी कि उसकी विशेषता है कि हर एक माध्यम का अपना एक अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो पानी के लिए होता है उसकी वैल्यू वाटर की 1.3 के आसपास होती है, और जो ग्लास है, कांच है, उसके अप्रोक्स जो होती है उसकी वैल्यू 1.5 के आसपास होती है। तो ये हर माध्यम का अपना अलग अलग अपवर्तनांक होता है। तो अब हम जो बात करना चाह रहे थे कि किस तरीके से अपवर्तनांक पर प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो प्रकाश की चाल किसी माध्यम में जो होती है वो c/n होती है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये आपका बोर्ड पर्पस से 1 नंबर के सवाल के लिए इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें आपको किसी भी माध्यम का जो है आपको अपवर्तनांक दे रखा होगा, तो उस माध्यम में आपसे प्रकाश की चाल पूछ ली जाएगी। आपको इसके लास्ट वीडियो में हम जो भी मैं यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा उस पर आए हुए जो क्वेश्चंस है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, मैं उनको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को नोट करते जाइए। तो किसी भी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है, किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। और किस तरीके से निर्भर करती है, v = c/n। c यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे n, तो ये v, क्योंकि हमें पता है n हमेशा जो निर्वात के लिए होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, वैक्यूम के लिए
जो n की वैल्यू होती है 1 होती है, और किसी भी मीडियम के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो जैसे 1.3 पानी के लिए, 1.5 ग्लास के लिए, तो 1 n की जो वैल्यू होगी वो 1 से क्या रहेगी, हमेशा ज्यादा रहेगी, ग्रेटर रहेगी। तो जब ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर है इसका, यानी कि यहाँ पे ये जब जो वैल्यू है अगर 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब अगर किसी 1 से बड़ी वैल्यू का अगर भाग देंगे तो हमेशा आपको एक छोटी वैल्यू मिलेगी। तो b हमेशा क्या रहेगा, c से छोटा रहेगा। तो किसी भी मीडियम में जो प्रकाश की चाल होगी वो उसकी निर्वात में प्रकाश की चाल की हमेशा कम रहेगी, ठीक है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी सबसे पहली चीज क्या बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है, उसका वेग बदल जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी पॉइंट पर आपका ये पूरा चैप्टर बेस है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप ये क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें दूसरा पॉइंट आता है, देखो हम क्योंकि तरंगों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तरंगों की जो विशेषता होती है, तो तरंगों की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो दो होती है बेसिकली। एक होती है उसकी उनकी तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ को हम लिखते हैं लैम्डा से, इसको बोलते हैं लैम्डा। और दूसरी जो विशेषता होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उनका गुण होता है, वो होती है उनकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, 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 इसे लिखते हैं न्यू से, इसे बोलते हैं न्यू, ठीक है। तो ये किसी भी तरंग की अपनी प्रॉपर्टी होती है, मतलब उनका गुण होता है, उनके पास तरंग दैर्घ्य होती है और उनके पास आवृत्ति होती है। जैसे जिस तरीके से हमारे पास जो 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 द्रव्य हैं उनके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है, हमारे अंदर वजन होता है, हमारा आकार होता है, हमारा आयतन होता है। तो ये इस तरीके की हमारी विशेषताएं, इसी तरीके से जो गुण है इनका, तरंगों का तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और इनका वेग, ठीक है, यानी कि चाल यानी कि स्पीड या वेलोसिटी जो भी कहते हैं आप, वो b हो जाती है। और इन तीनों में अपना एक संबंध होता है कि b बराबर जो होता है, ठीक है, या ये जो होता है लैम्डा बराबर होता है b अपॉन न्यू होता है, ठीक है। ये इनका आपस में तीनों का रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन आगे के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, और अभी के लिए समझ लीजिए लैम्डा, न्यू और b में जो रिलेशन होता है लैम्डा बराबर b अपॉन न्यू होता है। तो ये किसी भी तरंग की अपनी जो है गुण है, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग। तो जो प्रकाश, क्योंकि हम इस समय जो किस तरंग की बात कर रहे हैं, प्रकाश की, प्रकाश एक क्या है, एक तरंग है। तो प्रकाश जब किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अभी हमने देखा उसका वेग बदल जाता है, और दूसरी चीज क्या बदलेगी, जब वेग बदलेगा तो उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी। और अभी हमने देखा कि लैम्डा बराबर जो कि b अपॉन न्यू है, तो अगर न्यू बराबर यहां से अगर देखोगे तो b अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो जब b बदल रहा है और लैम्डा भी बदल रहा है, तो जिस अनुपात में b बदलेगा उसी अनुपात में लैम्डा भी बदलेगा। तो न्यू क्या रहेगा, न्यू एक कांस्टेंट रहेगा। तो बोर्ड एग्जाम के पर्पस से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, उसकी वेग बदल जाता है, बट जो चीज नहीं बदलती है वो है आवृत्ति। तो प्रकाश की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर नहीं बदलती है, जबकि उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, उसकी वेग बदल जाता है, और उसकी जो इंटेंसिटी है यानी कि तीव्रता है वो भी बदल जाती है, बट आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है बोर्ड एग्जाम के पर्पस से, ठीक है, आप इसे याद रखिए, ठीक। तो अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक पे। हमने बात की अभी कि किसी भी माध्यम के जो अपवर्तनांक होते हैं उन्हें n से लिखते हैं। तो अपवर्तनांक से रिलेटेड जो किस तरीके से हम अपवर्तनांक को लिखते हैं, समझते हैं, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो अपवर्तनांक को वैसे जैसे मैंने बताया n लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसे लिखते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये क्योंकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी जाएगी, एक माध्यम, ये माध्यम 1 है, ये दोनों माध्यमों के बीच की बाउंड्री है, ये माध्यम 2 है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो हमें क्या करना है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होता है। इसे लिखते हैं 1n2 से। तो इसका मतलब हो गया कि पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, अपवर्तन पहले माध्यम के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसे अगर देखो एयर यानी हवा को मैं ए से लिखूं एयर की वजह से, ठीक है, ये होगी हमारी हवा, और ये हो गया पानी वाटर, वाटर को डब्ल्यू से मैं लिखूं पानी, ठीक है, और ग्लास को जी से लिखूं मैं ग्लास यानी कि कांच, ठीक है। तो इन तीनों में हम क्या करते हैं, हम जैसे हवा के सापेक्ष हमें ग्लास का निकालना है तो इसे लिखेंगे ANG, हवा के सापेक्ष ग्लास का, एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक होता है हवा के सापेक्ष ग्लास का, हो गया, अब पानी का, वाटर का अपवर्तनांक। तो आपको याद रखना है कि जो भी मेनली जो अपवर्तनांक निकाले जाते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो है पहले माध्यम के सापेक्ष निकाला जाता है। जैसे अगर ये हवा होता और ये पानी होता तो हमें किसकी जरूरत पड़ती, हवा के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक। अगर ये हवा है और अगर ये ग्लास होता यानी कांच होता तो हमें हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए होता। और अगर मान लीजिए ये हवा ना होगी, ये पानी होता यानी वाटर, और ये हमारा कांच होता तो हमें क्या चाहिए होता है, कांच के हवा पानी के सापेक्ष में हमें चाहिए होगा कांच का अपवर्तनांक। तो ये किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे। तो जो भी अपवर्तनांक आपको दिए होंगे वो सब के सब जो है आपके निर्वात या वैक्यूम या हवा के सापेक्ष में दिए होंगे, हवा के सापेक्ष में ग्लास का, हवा के सापेक्ष में पानी का। बट कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि पानी के सापेक्ष में ग्लास का या गिलास के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक निकालिए। ये क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपवर्तनांक के 3 आपके जो है मैं आपके पॉइंट्स लिखूंगा, उनको आप तैयार करिए और फिर आपके ये 3 पॉइंट्स पे सारे सवाल हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया इसको कैसे पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हवा के सापेक्ष पानी का, हवा के सापेक्ष ग्लास का या ग्लास के सापेक्ष पानी का, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा कि ये N12 को हम लिख सकते हैं N2/N1, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हवा के सापेक्ष में अगर आपको पानी का अपवर्तनांक दे रखा है तो यहाँ पानी का अपवर्तनांक बट्टे हवा का अपवर्तनांक, इसका मतलब ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर 1N2 है तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा 2N1 का, यानी कि अगर आपको पानी के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष तो पानी का दे रखा है अपवर्तनांक, लेकिन आपको पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या करना होगा, आपको 1/N करना होगा, क्योंकि ये पता है आपको हवा के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक पता है, तो पानी के सापेक्ष में आपको हवा का अपवर्तनांक क्या होगा, 1/ हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ये सेकंड पॉइंट है इसका। और जो थर्ड पॉइंट है कि आपको मान लीजिए ये तीनों एक लाइन में दे रखे हैं, हवा, पानी और गिलास, हवा, पानी और गिलास। तो हम क्या करते हैं कि हवा के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक मल्टीप्लाई पानी के सापेक्ष में ग्लास का अपवर्तनांक मल्टीप्लाई ग्लास के रेस्पेक्ट में जो है हवा का अपवर्तनांक, ये इक्वल टू होता है 1 के, ठीक है। ये थर्ड रिलेशन है कि हवा के सापेक्ष पानी का, पानी के सापेक्ष गिलास का, गिलास के सापेक्ष में हवा का, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब हमने जो अभी लास्ट टाइम अभी एक क्वेश्चन किया था कि अगर हमें पानी के सापेक्ष में या ग्लास के सापेक्ष में अगर हमें पानी का अपवर्तनांक निकलवाया जाए तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, बाय दिस फॉर्मूला। क्योंकि देखो हवा के सापेक्ष पानी का हमें दे रखा होगा और ये क्या है, ग्लास के सापेक्ष हवा का, तो इसको उल्टा कर देंगे, हम इसको करेंगे ANW, और ये देखिए ये दे रखा है पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो हम पहले इसको निकालेंगे, पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, और ये हो जाएगा उल्टा 1/ANG बराबर 1। तो यहां से देखिए अगर हमें पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक निकालना है तो ये हो जाएगा ANG/ANW के बराबर, ANG इधर चला जाएगा और ये इसके भाग में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पानी के सापेक्ष ग्लास का, और जबकि हमें निकालना है ग्लास के सापेक्ष पानी का तो इसका क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, GNW बराबर हो जाएगा ANW/ANG। इस तरीके से ये इन 3 पॉइंट से आपका
ये इन पर 101% आपका बोर्ड एग्जाम में एक सवाल जरूर आना है, 2 नंबर में या 1 नंबर में, ये 101% आना है। इन 3 पॉइंट्स पे ये अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सारे हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ग्लास के सापेक्ष पानी का आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। देखिए यहाँ इससे, इसमें क्या देखा है, देखो ये क्या है, ये 2 है, ये 1 है, तो NW बट्टे NA NG, NW बट्टे NW बट्टे NG, यही तुम्हें मिला है NW बट्टे NG। और ये किसके साथ में, मैंने बताया आपको जितने भी अपवर्तनांक आपको दिए हुए होते हैं वो सब के सब हवा के या एयर के सापेक्ष होते हैं। बस इस डायरेक्ट फॉर्मूले से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट एक दूसरे के रिलेटिव में अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो हम जो है एक वीडियोस बनाएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, तो आपको जो भी बोर्ड एग्जाम में इन पर न्यूमेरिकल आए हैं मैं आपको उन सबको कराऊंगा। तो ये 3 पॉइंट है अपवर्तनांक के रिलेटेड में, आप इनको ध्यान में रखना है बिल्कुल, और इन पर ये इंपॉर्टेंट पर्पस है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो आपका ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पार्ट है इस चैप्टर में वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब जो मेन टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, हम इस पर आते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो आपको रीजन तो समझ में, आपको एक चीज पता चल गई है कि जब प्रकाश एक मीडियम से या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है और उसका जो है वेग बदल जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई मीडियम 1 है, माध्यम 1, और इसका अपवर्तनांक है n1, ठीक है। इसलिए मैंने आपको अपवर्तनांक का जो पार्ट है वो पहले करा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये अपवर्तनांक क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका माध्यम है 2, ये मीडियम 2 है, इसका अपवर्तन 2 है। मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए ये हवा है या ये कांच है, ठीक है। इस तरीके से हवा से जो है प्रकाश कहाँ जा रहा है, कांच में जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि हवा में स्पीड जो है प्रकाश की वो अलग है, कांच में अलग है। तो क्या हो जाता है, जब स्पीड अलग हो जाएगी तो वो अपने मार्ग से, प्रकाश क्या हो जाएगा, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम, मान लीजिए एक प्रकाश की किरण आई, हवा से एक प्रकाश की किरण इस जो इनका बाउंड्रीज है हवा और कांच के बीच की, उस पर आगे टकराती है। तो यहाँ पर प्रकाश की चाल कुछ और है, यहाँ पर प्रकाश की चाल कुछ और है, लेकिन हमें मिलना चाहिए क्या, कि ये सीधे चली जानी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन तो उस रूल के हिसाब से ये प्रकाश की किरण जो है सीधी चली जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग बदल जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर एक अवलंब खींचूं तो वो अपना रास्ता विक्षेपित हो जाएगा, जाना यूं चाहिए उसे, लेकिन अब वो इस तरीके से विक्षेपित हो गई है। तो इसमें 2 तरीके से विक्षेपित होती है, या तो वो अविलंब की तरफ झुक जाएगी या अविलंब से दूर होते हुए जाएगी। देखो इस केस में क्या है, ये केस 1 है, ये केस 2 है। तो केस 1 में क्या होगा कि वो अविलंब की तरफ झुक रही है, और केस 2 में क्या है, तो वो अविलंब से दूर हट रही है। तो ये 2 केस कैसे बनते हैं इनको समझेंगे। तो देखो हमारे पास 2 तरीके के माध्यम होते हैं, एक होते हैं सघन माध्यम और दूसरे माध्यम होते हैं विरल माध्यम। सघन माध्यम से अपने आप में समझ में आ रहा होगा, सघन यानी कि जिनके कण जो है बहुत पास पास हो, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा डेंस हो, यानी कि बहुत ज्यादा उनकी घनत्व हो, जो पार्टिकल घनत्व उनका बहुत ज्यादा हो, सघन माध्यम होते हैं। जैसे कांच और पानी में सघन क्या होगा, कांच होगा, क्योंकि कांच के कण बहुत पास होते हैं, वो ठोस होता है कांच, जबकि पानी द्रव होता है। सघन माध्यम क्या हो गया, कांच। विरल माध्यम क्या हो गया, पानी। तो हवा और कांच के संबंध में गए तो हवा एक विरल माध्यम है, पानी, अगर हवा पानी के बीच में गए तो हवा एक विरल माध्यम है और पानी एक सघन माध्यम है। तो इस तरीके से सघन और विरल माध्यम 2 तरह के मीडियम होते हैं आपके। तो अब ये जो पहला पॉइंट है केस 1 की, वो अविलंब की तरफ कब झुकेगी, उसका केस ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में जाती है। इसका मतलब अगर विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि n2 इज ग्रेटर देन n1, क्योंकि उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा। अगर वो मीडियम सघन है तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। जैसे हवा के लिए आपने पढ़ा 1 होता है, पानी के लिए 1.3 होता है, कांच के लिए 1.5 होता है। तो देखो कांच सघन है इन सबके कंपेयर में, तो उसका अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से
तो जब कोई प्रकाश की किरण, ये पॉइंट याद रखेंगे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो क्या होता है उस केस में, वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, की तरफ झुक जाएगी। ओके, पहला केस आपको समझ में आ गया। ये अभिलंब की तरफ कब झुकेगी, जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम, यानी कि ये हवा या कांच हो तो इस तरीके के केस में ये इस तरीके से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब जो दूसरा केस है कि वो अभिलंब से दूर हट रही है, तो ऑफ कोर्स अभिलंब से दूर कब हटेगी, जब वो विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। यानी कि सघन माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम में जाती है, यानी कि अगर सघन माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, यहाँ n2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि n1 इज ग्रेटर देन n2। अब इस केस में उसका उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए जब कहां से जा रही है, कांच से हवा में जा रही है वो, तो कांच से जब हवा में जाएगी तब वो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। उस केस में क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो हुआ ये, इसी पॉइंट को सघन से जब विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे जब हम आंतरिक परावर्तन के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो उस केस में हम देखेंगे कि प्रकाश की किरण कहां जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। तो ये दो पॉइंट है कि वो अभिलंब की तरफ कब झुकती है और अभिलंब से दूर कब हटती है, तो इनको पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो अब हम बेसिक जो जनरल जो प्रकाश का अपवर्तन है उसको समझेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर आपको परिभाषा लिखने को आए कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप बताइए उन्हें कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, और आप इस तरीके का फिगर बनाइए। तो हमने यहाँ पे पहला केस लिया है जब वो अभिलंब की ओर झुक रही है। ठीक है, ये एक माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, यानी हवा से जब कांच में जा रही है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो रही है और अभिलंब की तरफ झुक रही है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश का जो अपवर्तन कहते हैं। तो ये जो पहली किरण होती है उसे कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और ये होती है आपकी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये आपकी रिफ्लेक्टिव रे हो गई, रिफ्रैक्टिव रे। ठीक है, और यहाँ पे ये किसी एंगल से इस पर किसी कोण से इस पे जो है आपतित हो रही होगी, तो इस कोण को कहते हैं आई से, यानी आपतन कोण। आई क्या होता है हमारा, जो कोण आई है वो होता है आपका आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, और ये जो अभिलंब के साथ कोण बना रही है अपवर्तित किरण, उसको कहते हैं आर, उस कोण को कहते हैं आर, यानी कि उस कोण का नाम होता है आपका अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण। ठीक है, और ये होता है आपका अभिलंब, यानी कि जो इस तरीके से अभिलंब कह लीजिए। और ये जो जहां पे ये आपतित हो रही है इस बिंदु को कहते हैं आपतित बिंदु, आपतित बिंदु। ओके, ये जो अभिलंब है ये है बेसिकली ये जो अभिलंब है। तो ये तीन चार चीजें इसमें, ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तित कोण हो गया, ये आपतित बिंदु है, ये अभिलंब है। तो आप प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं। तो ये नियम आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको लिखवाने के आ सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है उन्हें बताइए। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ओके, तो 2 नियम है आपके, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, एग्जाम पर्पज से आपके आते हैं। तो पहला नियम आप ये है, आप इसे लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। ठीक है, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ठीक है,
आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड पर ही प्रकाश की किरण डालूं और यहाँ एक कांच की पट्टी रख दूं तो उसमें प्रकाश की किरण जो अपवर्तित होगी वो कहाँ जाएगी, इस ब्लैक बोर्ड पे ही जाएगी। तो तीनों के तीनों कहाँ है, एक तल में है, किसी एक समतल में। तो ये पहला नियम है, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट नियम है। जो सेकंड नियम है वो इन कोणों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है और वो संबंध है कि साइन आई बट्टे साइन आर इज इक्वल टू n12। यानी कि साइन आई बट्टे साइन आर इज इक्वल टू पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं n2 बट्टे n1। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये और है। ठीक है, या मैं इसे नीचे लिख देता हूं आपके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। या फिर हम इसे लिख सकते हैं n2 बट्टे n1, क्योंकि ये पहले नियम पे हमने देख लिया कि ये पहले नियम, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियस, उनके नाम पर इस नाम को रखा गया। तो ये आपका सेकंड नियम है। ठीक है, तो किसी भी, और इस नियम पर या तो आपको डायरेक्ट लिखवाने को आ सकता है, स्नेल का नियम लिखिए या प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए, या स्नेल के नियम पर 101% आपका एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, आपको क्या होगा, आई दे रखा होगा, आर दे रखा होगा, तो ये पूछ लिया जाएगा उस सेकंड माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो, या अपवर्तनांक में आई दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, आर पूछ लिया जाए, मतलब कोई दो चीजें दे रखी होंगी और एक चीज आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, इस पे भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो आगे की वीडियो में इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रकाश के अपवर्तन और उसके दो नियम। तो आप बिल्कुल, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और इनके न्यूमेरिकल जो होंगे वो हम करेंगे, तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, प्रकाश का अपवर्तन। और आपको, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि प्रकाश अपने मार्ग से विचलित क्यों हो जाता है, क्योंकि दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी प्रकाश की चाल बदल जाती है, और किसी की जब किसी मीडियम पर चाल बदलती है तो उसकी दिशा भी बदल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अब हमारा जो टॉपिक बचा है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये आपका इसका लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस पर एग्जाम में सवाल आने हैं आपके। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि पूर्ण आंतरिक, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब ही हो सकता है जब आपकी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम में जाएगी तब ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद तैयार करना है, ये इसका शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो अब हमारे पास केस क्या है कि एक माध्यम है हमारे पास 1 और दूसरा माध्यम है हमारे पास 2, और इसका अपवर्तनांक है n1। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक है n2। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है कि n1 इज ग्रेटर देन n2, क्योंकि हमारा ये माध्यम, ये सघन है, ये विरल है। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये कांच है और ये पानी हो सकता है या हवा हो सकता है। ठीक है, पानी है या हवा है, क्योंकि कांच के सापेक्ष में पानी और हवा दोनों ही विरल माध्यम है। ठीक है, तो जब किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण, तो क्या होता है आपको पता है, जब किसी विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ओके, ये अभी हमने लास्ट में पढ़ा देखा। तो इसमें ये R हो जाएगा और ये आपका I हो जाएगा और ये आपका अभिलंब है। ठीक है, अब आपको यहाँ समझना है कि मान लीजिए मैं इस I को बड़ा कर लूं, यानी इसको इंक्रीज करता जाऊं, बढ़ाता जाऊं। मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ से डालूं, ठीक है, या यहाँ से डालूं, तो इसको बड़ा करता जा रहा हूं मैं। तो जब इसको बड़ा करता जाऊंगा तो ये अभिलंब से जो प्रकाश की जो ये है वो प्रकाश की किरण इधर इस अभिलंब से दूर हटती चली जाएगी। अभिलंब से क्या होती जाएगी, दूर हटती है। उस केस में R भी बड़ा होता चला जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना कि जब हम I को बड़ा करेंगे तो ये R भी बड़ा होता चला जाएगा। और एक केस ऐसा आएगा जिसके लिए किसी पर्टिकुलर I के लिए ये जो R होगा वो इसको छूती हुई जाएगी। मतलब जब ये यहाँ से I बढ़ाते जा रहे हैं तो ये इधर शिफ्ट होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये इनके जो तल है, इस जो ये जो संपर्क है, पृष्ठ है,
दोनों माध्यमों को मिलाने वाला ये इससे छूटी हुई जाएगी, प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, ये। तो अब हमारा r क्या हो जाएगा, r बराबर फिक्स नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, किसी पर्टिकुलर i के लिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर i को हम कहते हैं थीटा c से लिखते हैं और उसको कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसको जो i है इसको क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर आपको क्रांतिक कोण की डेफिनेशन या परिभाषा लिखने को आए कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो आप नोट कर लीजिए कि वह आपतित कोण जिसके या इस तरीके से लिखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने जो अविलंब से दूर हट जाती है। तो किसी आपतित कोण के लिए जब अपवर्तित कोण 90 डिग्री या समकोण हो जाता है तो उस आपतित कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये क्रांतिक कोण की परिभाषा होगी कि किसी फिक्स आपतित कोण के लिए जब अपवर्तित कोण हमारा 90 डिग्री हो जाए तो उस आपतित कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्नेल का नियम इस्तेमाल करेंगे और इसमें एक संबंध स्थापित करेंगे, प्रकाश का जो मीडियम है जिस माध्यम से वो जा रही है उसका कैसे संबंध स्थापित होगा। तो आपको पता है स्नेल का नियम कहता है sin i बट्टे sin r बराबर 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जबकि इस तरीके से यानी कांच के सापेक्ष हवा का, तो मैं अभी यहाँ कांच और हवा लिख लेता हूँ। ठीक है, कांच के सापेक्ष में हवा का अपवर्तनांक। ठीक है, अब हमें पता है r बराबर 90 डिग्री है तो मैं इसे 90 डिग्री लिख लेता हूँ। ठीक है, और sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो ये पूरा का पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो sin i इस केस में क्या हो जाता है हमारा थीटा c यानी क्रांतिक कोण। तो ये हो गया हमारा रिलेशन sin थीटा c बराबर g n a यानी कि कांच के सापेक्ष हवा का। लेकिन हमें अक्सर पता क्या होता है, हवा के सापेक्ष कांच का। तो मैं a n g को लिख सकता हूँ 1/sin थीटा c, इसको बिल्कुल रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो ये रिलेशन हमें मिलेगा। तो इस एक ये भी रिलेशन है कि sin थीटा c अगर आपको जनरली अगर आपको n1 और n2 पता है तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, इसको क्या लिखेंगे हम 1n2 या n2 बट्टे n1। sin थीटा c बराबर n2 बट्टे n1 या जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin थीटा c। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके, इन पर 101% आपका न्यूमेरिकल बनता है और हम इन पर बताऊंगे अभी आपको ईयर वाइज जो है कंटिन्यूअसली इन पर न्यूमेरिकल आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को सवाल को भी करेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया, आप इन्हें नोट कर लीजिए और अच्छे से आपको समझ में आएंगे जब हम इन पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये क्रांतिक कोण हो गया। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़े। ठीक, तो अभी हमने क्रांतिक कोण को समझ लिया। क्रांतिक कोण क्या है, वह पर्टिकुलर आपतित कोण जिसके लिए r हमारा 90 डिग्री होता है। अब हमारा क्या हो गया है, अब हम क्रांतिक कोण पे हैं। अब मैं इनको दोबारा से रीड्रॉ कर लेता हूं इस डायग्राम को। ठीक है, अब हम क्या हैं, अब हमारा जो आपतित कोण है वो क्रांतिक कोण है, थीटा c है। तो हमें जो अपवर्तित कोण था वो हमारा 90 डिग्री हो गया था। ठीक है, 90 डिग्री, r बराबर 90 डिग्री हो गया था। ठीक है, अब हम फिर से नहीं माने, अब हम फिर से इसको इंक्रीज करने लग गए, यानी कि जो आपतित कोण है हमारा उसकी वैल्यू थीटा c से फिर से बढ़ाने लग गए। तो फिर क्या होगा, ये प्रकाश की किरण वापस हमारे पुनः इसी मीडियम में, जिस मीडियम से हम इसे डाल रहे हैं, वापस लौट के आ जाएगी। यानी अब हमारा जो r है वो 90 डिग्री से भी बड़ा हो जाएगा। जब हम आपतित कोण यानी i को थीटा c से बड़ा करेंगे, अब ठीक है क्रांतिक कोण से बड़ा करेंगे तो r हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री से बड़ा होना शुरू हो जाएगा और प्रकाश की किरण वापस हमारी इसी मीडियम में लौट के आ जाएगी और इसी प्रक्रिया को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कि वापस जिस मीडियम से, जिस माध्यम से हम प्रकाश की किरण को डाल रहे हैं उसी माध्यम में प्रकाश की किरण वापस लौट के आ जाए, उसी प्रक्रिया को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम के परिभाषा के लिए लिखना है तो आप लिखिए कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है तब वह वापस उसी माध्यम में लौट के आ जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं, आप
नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है कि प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी हो सकता है जब आपकी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। ठीक, और दूसरा केस का शर्त क्या है कि जो आपतित कोण है हमारा वो क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तब ही हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्योंकि अगर इससे छोटा होगा तो ये दूसरे माध्यम में ही रहेगी प्रकाश की किरण, लेकिन जैसे ही इसका क्रांतिक कोण से मान बड़ा हो जाएगा आपतित कोण का, हमारी प्रकाश की किरण वापस उसी मीडियम में लौट के आ जाएंगी और इसी प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आपका ये जो प्रकाश का अपवर्तन है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन पर ही आपके सवाल बनने हैं। और जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल पार्ट कराएंगे। ठीक है, अगर आपको इससे कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए और हमें बताइए। ओके, थैंक यू।